गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग नेत्र की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका लेसन चल रहा था मानव नेत्र ह्यूमन आई वाला, उस लेसन का अगला वीडियो, ये सेकंड लेक्चर है मेरा। इसमें आप सभी लोगों को ह्यूमन आई का जो क्रिया विधि है, किस प्रकार से नेत्र कार्य करता है, उसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले नेत्र की आंतरिक संरचना, मतलब नेत्र की संरचना सचित्र वर्णन आप लोग कर चुके। उसकी संरचना क्या होती है, नेत्र के कौन से पार्ट क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में आप सभी लोगों ने पहले लेक्चर में आप लोग पढ़ लिया है। तो आज का क्लास जो होगा नेत्र की क्रिया विधि पर होगी कि कोई वस्तु हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, कैसे नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, क्या क्या कार्य होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी लोगों को अध्ययन करना है। साथ साथ में अपना नोट्स भी कंप्लीट करना है। और किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप संपर्क भी करेंगे, बताएंगे। अगर समझ में आता, अच्छा लगता है तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करना है आप सभी लोगों को, ठीक है। और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, फिर आप लोग अपना काम शुरू कीजिए। तो ये फिगर आपका बना हुआ है। मानव नेत्र की पूरी संरचना तो नहीं है, लेकिन क्रिया विधि को बताने के लिए आवश्यक फिगर है। इस प्रकार से आप फिगर बना के आपको समझाना होगा मानव नेत्र कैसे कार्य करता है। तो क्रिया विधि है, देखिए आप पहले से जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ये चीज़ आपको बताएगी, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी वो वस्तु दिखाई देती है। अगर रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में बनता है, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनता है, तो वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात ये होती है कि रेटिना अगर वस्तु का प्रतिबिंब पीतबिंद येलो स्पॉट पर बनता है तो सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग पहले ही पढ़े हैं, मानव नेत्र वाला जो फर्स्ट लेक्चर था उस क्लास में। दूसरी चीज़ ये है कि नेत्र से हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं। आप जानते हैं जब कोई वस्तु, जिस वस्तु को आपको देखना होता है, उस वस्तु पे किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से पर पड़ने के बाद वहाँ से परावर्तित होती है, परावर्तित होने के बाद हमारे नेत्रों के विभिन्न भागों के द्वारा होते हुए नेत्र में प्रवेश करके रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु मुझे दिखाई देती है। और आपको ये बताएगा कि जो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, ठीक। तो मानव नेत्र में रेटिना की संरचना, ये रेटिना ही दिखाया गया है, पूरा पोर्शन नहीं दिखाया गया है। ये कार्निया है, ये नेत्र लेंस है और बीच में यहाँ कहीं पुतली है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को दिखाई गई है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब लेकिन हमें वस्तु जब हम देखते हैं रेटिना पर तो प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है बेटा, लेकिन देखने में तो हमें सीधा लगता है। तो वो मस्तिष्क, मेरा प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क जो अनुभव करता है वो सीधे के रूप में अनुभव करता है, प्रतिबिंब को सीधा देखता है। अब पूरी बात सुनिए, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए ये आपका नेत्र है, ये रेटिना, इतनी पोर्शन आपका ये रेटिना है, रेटिना को ही दिखाया गया है। और ये उभरा हुआ भाग आपका कार्निया है, ठीक। अब यहाँ एक वस्तु रखी है AB, ये वस्तु रखी है, ये वस्तु AB है, ठीक है। और इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अब कैसे ये फिगर बनाएंगे आप देखिए। तो पहले समझ लो बात। तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें ये आती हैं, आने के बाद तुरंत कार्निया पर पड़ती हैं। तो आप जानते हैं कि कार्निया एक पारदर्शी पर्दा होता है, तो बाहर से आने वाला प्रकाश पहले कार्निया पर पड़ेगा तभी नेत्र में प्रवेश करेगा।
तो जब कार्निया पर पड़ती हैं तो कार्निया पारदर्शी होने के कारण इस पार निकल जाती हैं, और निकलने के बाद पुतली पर पड़ती हैं तो पुतली का काम केवल ये होता है कि अगर प्रकाश की मात्रा अधिक है तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, प्रकाश की मात्रा कम है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ आपको पहले वाले क्लास में समझाया गया है। तो पुतली से होकर नेत्र लेंस पर आपतित होती है, मतलब नेत्र लेंस पर पहुंचती हैं और नेत्र लेंस से नेत्र लेंस से अवसरित होकर रेटिना पर पड़ती है। ठीक, कहाँ पर पड़ती हैं? रेटिना पर पहुंचती हैं। तो नेत्र लेंस से अवसरित होती हैं। तो अब आप देखिए, जैसे ही प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पहुंचती है, नेत्र लेंस को हम अवनेत्र लेंस कहते हैं। ये एक प्रकार का उत्तल लेंस है, यही अवनेत्र लेंस कहलाता है या नेत्र लेंस कहलाता है। ठीक, तो जब प्रकाश नेत्र लेंस पर पहुंचती है तो आपको इससे पहले वाले क्लास में ये बताया गया था कि जो नेत्र लेंस होता है वो सिलियरी मांसपेशियों, पक्षमाभी मांसपेशियों के बीच स्थिर रहता है। तो वो पक्षमाभी मांसपेशियां क्या करती हैं? नेत्र लेंस पर अधिक इतना दबाव डालती हैं, वो अपने हिसाब से इतना प्रेशर डाल देती हैं उस पर, मतलब जितना आवश्यक है, आवश्यक दाब डाल करके जो नेत्र लेंस है इसकी वक्रता को कम कर देती हैं या बढ़ा देती हैं। मतलब इसकी वक्रता को, इसकी फोकस दूरी को इस प्रकार परिवर्तित कर देती हैं कि वस्तु चाहे दूर में स्थित हो चाहे पास में स्थित हो, ये जो अपवर्तित किरण है, अवसरित किरण है, वो रेटिना पर ही मिले, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। ठीक है। तो और दूसरी बात, तो एक किरण, प्रकाश की किरण लेकर ये यहाँ से आए और ये एक पहले बीच में, मतलब ये उत्तर लेंस का आपका प्रकाशिक केंद्र यहाँ होगा, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी, यहाँ तक बढ़ा लीजिएगा और एक फिर यहीं से लाइएगा तो यहाँ लेंस से, आप जानते हैं लेंस जो उत्तर लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है मुख अक्ष की ओर, तो मोड़ के यहाँ मिलाइए और इसको लाके यहाँ से मोड़ करके यहाँ मिला दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बने मिलते हैं और एक इधर डाट से लेकर जाइए यहाँ, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु AB आपकी ये रखी है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, ये रेटिना पर। प्रतिबिंब उल्टा है, क्या है? उल्टा है। वस्तु की सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। ठीक, ये तो हुआ आपकी काम करने की, ऐसे फिगर बना लेंगे। अब हमें लिखना होगा तो कैसे? देखिए, नेत्र के कार्य में क्या लिखा जाएगा, तो बाद में पहले देखिए, नेत्र में पलकें होती हैं। जो हमारी पलकें होती हैं नेत्र की, वो एक कैमरे के शटर की भांति कार्य करती है। कैमरा देखा होगा, फोटोग्राफिक कैमरा, फोटो खींचने वाला कैमरा, उसमें शटर लगा होता है। जो शटर बंद हो जाता है तो कोई फोटो नहीं खींचा जा सकता उससे। ठीक है, लेकिन जब शटर खोल देते हैं तो फोटो खींच सकते हैं। तो उसी प्रकार जब पलकें हमारी होती हैं, एक शटर की भांति कार्य करती हैं। जब पलकें खुली होती हैं, पलकें अगर बंद है, मान लेते हैं हमने दोनों पलकें बंद कर ली तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना बाहर से आने वाला प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर पाता है। लेकिन जब पलकें खुली होती है तो वस्तु से आने वाला प्रकाश कार्निया, पुतली, कार्निया, फिर जलीय द्रव तथा पुतली से होते हुए नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। अब नेत्र लेंस इसको कहो या नेत्र लेंस कहो, नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं तथा नेत्र लेंस से अपसरित होकर रेटिना पर पहुंचती हैं। कहाँ पर पहुंचती हैं? रेटिना पर पहुंचती हैं। और ठीक इसी समय फिर आगे देखेंगे बेटा, लिखेंगे इतना, पहले इतना आप लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा समझते चले जाओ, थोड़ा लिखते चले जाओ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, लिखने का काम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिगर बीच में रहेगा और यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखोगे हमारी पलकें एक
कैमरे की भांति कार्य करती हैं। कैमरे की भांति कार्य करती हैं। ये बात तो आपके समझ में आ गया। मैंने बताया भी कि जो कैमरे हमारी पलकें होती हैं वो कैमरे की भांति करती हैं, कार्य करती हैं, और जब पलकें बंद होती हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मतलब वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है, और जब वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में प्रवेश करेगा तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देगी। ठीक है। दूसरी चीज, जब हमारी पलकें खुली होती हैं, अब आगे लिखोगे बेटा, जब हमारी पलकें खुली होती हैं, यहाँ होती लिखा बेटा। ठीक है। तो आप जानते हैं जब पलकें खुली होंगी तो हमें सभी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। नेत्र के सामने जो भी वस्तु रखी होगी खुली होती है तो वस्तु से आने वाला प्रकाश, जो वस्तु से आने वाला प्रकाश है, या वस्तु से आने वाला प्रकाश ना लिखकर ऐसा भी लिख सकते हैं, वस्तु से आपतित होने वाला प्रकाश। सबसे पहले आप देख रहे हैं, कुछ याद नहीं करने की जरूरत है। देखो ये प्रकाश आ रहा है तो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? कार्निया। तो कार्निया पारदर्शी होती है, इसलिए इस पार से उस पार निकल जाता है प्रकाश। कार्निया के बाद पुतली पर पहुंचेगा, योम लिखना ऐसे, पुतली से होकर लिख लो। नेत्र लेंस, जो ये नेत्र लेंस है इस पर आपतित होता है, मतलब नेत्र लेंस पर पहुंचता है। नेत्र लेंस लिख लेना, या अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। नेत्र लेंस पर आपतित होता है। आपतित होने का मतलब पहुंचता है। तो बात आपने देखा, उसमें बीच में जलीय द्रोह है, उससे भी होकर आते हुए आता है और नेत्र लेंस पहुंचता है। तो हमने नेत्र लेंस तक की बात कर ली कि वस्तु से आने वाला प्रकाश कार्निया पुतली से होकर, कार्निया और पुतली से होकर नेत्र लेंस पर आपतित होता है। फिर नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस जो उत्तल लेंस है उस पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो नेत्र लेंस से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात इसमें आपको बताया गया कि जो नेत्र लेंस है, ये पहले वाले वीडियो में देखे थे, ये रेटिना है, इसके बीच में एक प्रकार का द्रव भरा होता है। वो द्रव गाढ़ा होता है, पारदर्शी होता है और उच्च अपवर्तनांक का होता है। उस द्रव को हम काचाभ द्रव कहते हैं। तो काचाभ द्रव जानना है, लिखने कुछ बात नहीं है। तो नेत्र लेंस के पास, जब नेत्र लेंस के बाद जब प्रकाश की किरण आगे बढ़ेगी तो काचाभ द्रव से होते हुए फिर रेटिना पर अपसरित होता है। दूर दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अपसरित होना बोलते हैं। आपको पहले भी क्लासों में बताए गए हैं। तो इसके बाद लिखोगे नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस लिखना बेटा। नेत्र लेंस से अपवर्तन अपवर्तन लिखा बेटा। अपवर्तन के
पश्चात प्रकाश किरणें का चाप। अब ऊपर बीच में जगह नहीं बेटा, नीचे लिख रहे हैं का चाप ध्रुव में से होकर रेटिना पर, रेटिना को हिंदी में दृष्टपटल कहते हैं, अब सरित होती हैं। ठीक बेटा, रेटिना पर अपसरित होती हैं। और आप जानते हैं कि अपवर्तित किरणें, रेटिना यहाँ थोड़ा सा और सही कर सकते हो, यहाँ एक और बात बढ़ा लो तो अच्छी बात है। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें कर दो, अपवर्तित प्रकाश किरणें, यहाँ बढ़ा लेना अपवर्तित प्रकाश किरणें। चलो हम लिख देते हैं अपवर्तित प्रकाश किरणें लिखा बेटा, अपवर्तित प्रकाश किरणें लिखा हुआ है। तो काचाप ध्रुव में से होकर रेटिना पर या काचाप ध्रुव में से होती हुई रेटिना पर अपसरित होती है। देखो, प्रकाश की किरण वस्तु से आई, कार्निया पुतली से होकर नेत्र लेंस पर पहुंची और नेत्र लेंस से अपवर्तन जब होता है, लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात ये काचाप ध्रुव, यहाँ पर आप जानते हैं काचाप ध्रुव भरा हुआ है, तो काचाप ध्रुव से होकर, काचाप ध्रुव में से होती हुई रेटिना पर अपसरित होती हैं। और अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं या अपसरित होती हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, ये आपको पहले भी बताया गया है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना बेटा, जैसे ही प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पहुंचती है और अपवर्तन शुरू होता है तो नेत्र लेंस के सिरों पर सिलेरी मांसपेशियां होती हैं, पहले वाले क्लास में देखा, जिन्हें हम पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं। तो नेत्र लेंस के सिरों पर स्थित पक्षमाभी मांसपेशियां या सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस पर आवश्यक दबाव डालकर इसकी फोकस दूरी को इतना बदल देती हैं, मतलब आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेती हैं। बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो बढ़ा लेंगी, घटाने की ज़रूरत होगी तो घटा लेंगी। ये काम सिलेरी मांसपेशियों का होता है। ठीक है, तो इस पर दाब डालती हैं। जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर पहुँचता है, दाब पड़ना शुरू हो जाता है, वो अपने हिसाब से दबाव शुरू कर देती हैं। तो दाब डाल करके इस लेंस की वक्रता घटाएंगी या बढ़ाएंगी, इससे इसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाएगी। और फोकस कहाँ पे होगा, इस प्रकार सेट करेंगे कि इस लेंस का फोकस रेटिना पर ही रहे। नहीं, अगर इसमें ऐसी व्यवस्था न हो, फोकस दूरी परिवर्तित करने के लिए कोई व्यवस्था न हो, तो आप या हम या सभी लोग जिसके भी नेत्र में ऐसी व्यवस्था न हो, तो प्रत्येक मान लेते हैं किसी व्यक्ति के नेत्र में या नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता नहीं है, ऐसा सिलियरी मांसपेशियां कार्य ना करे, तो हमें क्या होगा जानते हैं? तब हम केवल अनंत दूरी पर, मतलब बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को ही देख पाएंगे और पास में स्थित वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब तो समंजन बहुत जरूरी है, इसकी फोकस दूरी को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दूर की वस्तु को भी देखते हैं और पास की वस्तु को भी देखते हैं और देखने की ज़रूरत भी होती है। हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो हम पास में रखकर पढ़ेंगे, साइकिल चलाना है या गाड़ी मोटर चलाना है तो हम दूर देखेंगे, पास नहीं देखेंगे। तो ये सारी व्यवस्था सिलेरी मांसपेशियां, पक्षमाभी मांसपेशियों की आवाज़ होती है। मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो परिवर्तित की जाती है वो पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है।
अब आपको ये देखना है कब परिवर्तित किया जाता है। तो जब प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर आपतित होती है उसी समय परिवर्तित कर लिया जाता है, और इस प्रकार से परिवर्तित कर लिया जाता है कि उसका फोकस रेटिना पर ही रहे। तो आगे हमें लिखना क्या होगा, इतनी लिखने के बाद ये लिखोगे ठीक इसी समय नेत्र लेंस के सिरों पर स्थित मांसपेशियां या पक्षमाभी मांसपेशियां या सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस पर आवश्यक अथवा आवश्यक, या ऐसा लिख सकते हो कम अथवा अधिक, तो कुछ भी लिख सकते हो, कम अथवा अधिक या आवश्यक लिख दो, आवश्यक दाब डाल करके नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार समन्वित करती हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से परिवर्तित करती हैं कि दूर अथवा पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। और इस क्रिया को हम, ये जो क्रिया होती है नेत्र लेंस का समंजन कहलाता है। मतलब नेत्र लेंस द्वारा उसकी फोकस दूरी बदलने का काम जो होता है समंजन कहलाता है, और फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेने की जो क्षमता होती है वो हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो आगे इसी क्लास में आगे आपको समंजन क्षमता के बारे में भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी जितनी ही परिवर्तित कर देती है तो उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो समंजन क्षमता की बाद में बात करेंगे। अब यहाँ लिखोगे तो इसके आगे आपको लिखना होगा ठीक इसी समय, ठीक इसी समय, इधर समय लिखा बेटा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, समय जाने रहिए। नेत्र लेंस में बार बार बताऊं, नेत्र लेंस को अभिनेत्र लेंस भी बोलते हैं बेटा, के सिरों पर स्थित पक्षमाभी मांसपेशियां, पक्षमाभी मांसपेशियां, या आप सिलियरी मांसपेशियां कह सकते हैं, या आप मांसपेशियां ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेत्र लेंस पर आवश्यक दाब डालकर, या ऐसा लिख लो, अधिक अथवा कम दाब डालकर उसकी फोकस दूरी को इस, यहाँ पर प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार फोकस दूरी को इस प्रकार, बेटा आप ऐसा हो सकता है कि यदि हम नीचे लिखें तो आपको ना दिखाई दे, इसलिए इतना नोट कर दो, ऊपर हम मिटाल देते हैं, ठीक है। चलिए ये अब आपका हो ही गया, इसको मिटाल देते हैं, फिर उसी के नीचे बढ़ते चले जाइएगा। ये ठीक, तो देखिए अधिक अथवा कम दाब डालकर उसकी फोकस दूरी को इस प्रकार परिवर्तित करती हैं, इस प्रकार परिवर्तित करती हैं कि दूर अथवा पास
स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, रेटिना या दृष्टिपटल जो भी लिखना चाहो, पर ही बने। अब रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो आपने देखा जब नेत्र लेंस पर आने वाली प्रकाश की किरण पहुंचती है और फिर आगे बढ़ती है, तो ठीक इसी समय नेत्र लेंस के सिरों पर जो मांसपेशियां होती हैं, सिलियरी मांसपेशियां, वो नेत्र लेंस पर अधिक अथवा कम दाब डालकर उसकी फोकस दूरी को इस प्रकार से परिवर्तित कर देती हैं कि वस्तु चाहे दूर हो या पास में ही हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। अब बात ये हुई कि जब रेटिना पर प्रतिबिंब बना तो वस्तु हमें दिखाई देने लगा। अब इस प्रकार से आपको रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कैसा होगा, इस प्रकार से नेत्र के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक। अब इस प्रकार से वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो रेटिना पर आपका बन गया। जो अब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखना है बेटा कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब कभी भी जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा नहीं होगा, वस्तु से छोटा ही होगा, ना तो सीधा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। अब आगे देखिए, जब प्रतिबिंब बन जाता है तो उसके बाद कौन सा काम होता है। आपको रेटिना पर बताया गया था कि रेटिना पर तमाम प्रकार की दृष्टि तंत्रिकाएं या प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, और वो जो दृष्टि तंत्रिका होती है, प्रकाश तंत्रिका जिसे कहते हैं, या तो जो रेटिना पर फैली होती है, रेटिना पर पूरा जाल सा बिछा लेती हैं। तो जैसे ही प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को विद्युत तरंगों के रूप में एक सूचना दे देती हैं। मतलब मस्तिष्क को विद्युत संवेद मतलब वो संदेश भेजती हैं, विद्युतीय संकेत भेज देती हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब बना। उसके रंग के का भी सूचना देती हैं, क्योंकि जो रेटिना पर कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, दंडाकार सेल, एक शंक्वाकार सेल। जो दंडाकार सेल होता है, जो प्रतिबिंब बनता है उसके आकार का ज्ञान कराती है। मतलब प्रतिबिंब जो बना वो वस्तु कैसा है, गोल वस्तु है, लंबा है, बेलनाकार है, घनाभाकार है, घनाकार है, किस आकार का है उसका ज्ञान कराती हैं। और जो शंकु कोशिकाएं, शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, नेत्र शंकु जिन्हें हम कहते हैं, वो रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब का रंग का आभास कराती हैं, रंग के बारे में सूचना देती हैं। तो जब प्रतिबिंब बन जाता है तो रेटिना पर फैली हुई दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को विद्युतीय संकेत भेज देती हैं, जिससे मस्तिष्क अनुभव कर लेता है, एहसास कर लेता है, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। तो इतने आगे लिखना है। बनता है, यहाँ लिखेंगे रेटिना पर
फैली दृष्ट ये नीचे भी मिटा दें बेटा थोड़ा सा। रेटिना पर फैली प्रकाश तंत्रिका या दृष्टि तंत्रिकाएं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे प्रकाश तंत्रिका लिख दो चाहे दृष्टि तंत्रिका लिख लो, बात एक ही है बेटा, ठीक है। दृष्टि तंत्रिका लिख दिया, संवेदी तंत्रिका लिख लीजिए, दृष्टि तंत्रिकाएं ही लिख दिए। मस्तिष्क को विद्युतीय संकेत मस्तिष्क थोड़ा गलत हो गया बेटा, सही कर लो। मस्तिष्क इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये संकेत भेज देती हैं, ठीक। जिससे मस्तिष्क, ठीक है, अनुभव के आधार पर उनका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त करता है। ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। बस इतने आपको करना है, इतनी चीज़ें लिख देनी है। तो बात आपने समझ ली कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा। इसमें एक बार और देख लीजिए आप कैसे वर्णन करेंगे। फिगर बनाना मैंने पहले ही बता दिया, फिगर बना है, इस प्रकार से बना लीजिएगा। अगर एग्जाम में आता है कि मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है, समझाइए, सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र बना के समझाइए, किरण आरेख बना के खींच लीजिए तो समझाइए। तो ये फिगर बना के आपको समझा देना है। लिखना क्या लिखा आपने, आप देखा, एक बार और देख लीजिए कि हमारी पलकें एक कैमरे के शटर के भांति कार्य करती हैं और जब हमारी पलकें खुली होती हैं तो वस्तु से आने वाला प्रकाश कार्निया जलीय द्रव पुतली से होते हुए या होकर नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं और फिर नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित प्रकाश किरणें काचाभ द्रव से होकर या काचाभ द्रव से होती हुई, काचाभ द्रव में से होकर कुछ भी लिख सकते हो, होती हुई रेटिना पर अवसरित होती हैं। ठीक इसी समय नेत्र लेंस के सिरों पर स्थित पक्षमाभी मांसपेशियां नेत्र लेंस पर अधिक अथवा कम दाब डाल करके उसकी फोकस दूरी को इस प्रकार परिवर्तित करती हैं कि दूर अथवा पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, ठीक है। इस प्रकार पास वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और जब रेटिना पर बन जाता है प्रतिबिंब तो रेटिना पर फैली हुई दृष्टि तंत्रिकाएं
मस्तिष्क को विद्युतीय संकेत भेज देती हैं, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उनका ज्ञान सीधे प्रतिबिंब के रूप में कर लेता है। तो ये था नेत्र का कार्य। अब आप एक छोटा सा टॉपिक समंजन क्षमता के बारे में पढ़ लीजिए। समंजन क्षमता हम किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है अक्सर कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो अब आपको हमने अभी बताया, इसी में टॉपिक इसी के अंदर भी था बताएगा। तो समंजन क्षमता में केवल इतना लिख लेना, हेडिंग डाल लेना समंजन क्षमता, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता नेत्र लेंस की होती है। इसके लिए उत्तरदायी आपका पश्चमाभि मांसपेशियां होती हैं, क्योंकि जो ये नेत्र लेंस होता है ये लचीला होता है, दाब डालने पर फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो समंजन क्षमता होता है कि फोकस दूरी परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है वो समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब जब नेत्र लेंस पर सिलेरी मांसपेशियों का दाब पड़ता है तो उसकी वक्रता कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब कम और ज़्यादा होती है, घट बढ़ जाती है, इससे उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्रिया जो कहलाती है वो समंजन कहलाती है, और परिवर्तित कर लेने की जो क्षमता होती है वो समंजन क्षमता कहलाती है। तो इसमें समंजन क्षमता में इतने लिखना है, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। यही इतना लिख लीजिएगा बेटा, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा, नेत्र के क्रियाविधि और समंजन क्षमता के बारे में पढ़े। आगे की क्लास में कुछ और चीज़ें, एक क्लास और लिया जाएगा जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा नेत्रदंड और नेत्र संक। जैसे आपने तमाम कहीं कहीं प्रश्न देखे होंगे कि सुना होगा कि जो मुर्गे होते हैं, मुर्गा वो सुबह जल्दी जग जाता है और शाम को सूर्यास्त होने के तुरंत बाद सो जाता है। ऐसा क्यों करता है? तो उसके नेत्र की जो रेटिना होती है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की संख्या, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और दो चीज़ें और पढ़नी है इसके अगला वाला क्लास जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आपका निकट बिंदु सुना होगा, दूर बिंदु सुना होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सुना होगा। तो इन सब के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, और मतलब कल के क्लास में पढ़ाएंगे। फिलहाल कुछ दिन इधर 2-3 दिन हो गया हम नहीं पढ़ा पाए, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब प्रयास ये करेंगे कि डेली पर डे एक क्लास तो होता रहे, और उसके बाद आपका जो कल वाली क्लास के बाद अगला क्लास होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, दृष्टि दोष पर आधारित होगा। ठीक है, तो अब फिर कल मिलेंगे आप लोगों को। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है, कोई बात नहीं समझ पाती हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कांटेक्ट नंबर नहीं पता है तो नोट कर लो, 9918060776। और बात समझ में जब आएगी, पहले पूरे क्लास को देखो, नोट्स कंप्लीट करो, सारी चीज़ें, तब सारी बातें आपके समझ में आएंगी। ठीक है, अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।